दोस्तों नमस्कार। आज 8 अप्रैल 2020 है। आज हमारे हनुमान जी का जन्मदिन है। हमारे देवता हनुमान जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उनको प्रणाम और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे इस कोरोना महामारी से पूरे विश्व को, पूरी मानव जाति को बचाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम 8 अप्रैल 2020 को क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फिर से बता दूं, नीट 2013 से लेकर 2019 तक के नीट के फिजिक्स के पेपरों को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अरेंज करके उनका सॉल्यूशंस हमने शुरू किया। 3 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं। आप सीएलसी यूट्यूब चैनल पे जाएं, सीएलसी सीकर वहां पढ़े हैं, सीएलसी फेसबुक पे पढ़े हैं। तो फेसबुक पे तो आपको तो दिक्कत होती है, मैं चाहता हूं यूट्यूब पे जाएं। तो आप और आपके जितने भी दोस्त हैं, सबसे पहले तो बेटा सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सीएलसी सीकर के पेज को फॉलो करें। और मैं कहता हूं सीएलसी सीकर के पेज पर व्यू लिखें, संस्था के बारे में आप लिखें, जो संस्था के बारे में आप महसूस करते हैं। ओके डियर, तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 50 से लेकर आज हम 100 तक जाने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से कह दूं, इस लाइव को इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, हम लोग यहां थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्यूशन पे अटैक कर रहे हैं। उसके आसपास हम थ्योरी को करने की प्रयास करते हैं ताकि उस टॉपिक की थ्योरी भी हम लोग आपको बता सके। ठीक है डियर, शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 50 आ जाए जी। साहब कहता है बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंस फोर्स। दोस्तों ये फोर्स आप देखो आपके सामने है, ये फोर्स टाइम डिपेंडेंस है। दोस्तों टाइम डिपेंडेंस का मतलब फोर्स टाइम के साथ देखो वेरी कर रहा है ना, एफ ये टी आ गया ना, तो टाइम के साथ ये दोस्तों फोर्स वेरी कर रहा है। अगला साहब कहता है व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम टी। देखो डियर, फोर्स दिया हुआ है और आपको पावर पूछी है और ऑब्जेक्ट में टी है। अब क्या करें, इसको ऐसे मत क्या करो। देखो हमें 1 मिनट प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। P इक्वल टू एफ वी, ठीक है ना। पावर चाहिए, F दिया हुआ है बट V नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, F को भी अपन V में कन्वर्ट कर लेंगे। ये होता है, ये हमारी आपकी इच्छा नहीं है, ये डिपेंड है क्वेश्चन पे। हमें V नहीं दिया हुआ है, ठीक है डियर, कोई भी F दिया हुआ है, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। आप जानते हो कैसे कन्वर्ट करेंगे। F इक्वल टू क्या होता है, ma। और आप जानते हो दोस्तों A क्या होता है, dv बाई dt। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं और क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है डियर, तो अपन बात को आगे ले चलते हैं। तो अगले ने आपको f का मान दिया है, मास का मान दिया है। ओके डियर, तो सबसे पहले आप देखो f इक्वल टू क्या होगा, ma। तो व्हाट इज a, f अपॉन m। f क्या है डियर, 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप इक्वल टू मास क्या है 1। तो जो F है वो A हो गया। ओके डियर, तो ये आपका A आ गया। अब हम सब जानते हैं A क्या होता है भैया, A होता है dv बाई dt। ठीक है डियर, तो आप क्या करेंगे, dv a dt, आप इसका क्यों कर लें, इंटीग्रेट कर दें, आपके पास dv आ जाएगा, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है डियर, तो आप देखें कि आपके सामने dv इक्वल टू a dt है। तो dv आपको निकालना है, ये ऐसे 1 बोल देते हैं इसको। और a क्या है, a तेरे सामने है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। और क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं मानता हूं 1 का तो v हो गया, आप जानते हो ना। तो ये 1 है, तो 1 का dv के सापेक्ष समाकलन 1 मतलब जब संख्या है तो v हो जाता है। अब दोस्तों आप जानते हो x की पावर n, आप चाहो नोट कर दूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2। तो दोस्तों ये क्या हो गया, 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां क्या करोगे 3t3 बाई 3। ये रहेगा साथ भाई आई कैप जे कैप, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना चीज का ना। तो ये आपके सामने आ गया, ये कौन हो गया, हमारा v हो गया। बस अब हमें क्या चाहिए, अगला स्पष्ट कहता है कि आपको पावर चाहिए। तो पावर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, f डॉट v, याद है ना, ये बहुत सा फॉर्मूला है, P इक्वल टू एफ डॉट वी। इस पे देखो हमने कल भी 2 क्वेश्चन किए हैं, इस पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बस F और V के बीच, ये दोस्तों आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट है, F और V का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो F और V का हम कहें डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आएगा, F की वैल्यू क्या है, वो डियर 2t i कैप। 1 मिनट थोड़ा सा इसको अपना सही लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए। मैंने कहा ना इस बोर्ड पे थोड़ा एक बार दिक्कत आती है पेन चलाने में। 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, ये कौन है डियर, f v तेरा ये रहा, कितना है 2
टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3 टी क्यूब बाई 3 जे कैप। आप एक बार जानते हो आई कैप डॉट आई कैप एक होता है, तो डियर आप आगे चले तो आई कैप एक हो गया, 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा टी क्यूब। यहां देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करें तो टी की पावर 3 है, टी की पावर है, तो दोस्तों ये आपके सामने क्या आ गया टी 3 प्लस ये 2t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है डियर, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो वो आपका पूरा का पूरा वापस बच जाएगा। तो क्या बच गया भाई 2t क्यूब प्लस 3t5, 2t क्यूब प्लस 3t5। डियर आपका थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू। ओके डियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई ये दोस्तों, मतलब एक बेस्ट क्वेश्चन है। कैसे एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें लॉजिक बहुत सारे, तो स्पष्ट है। कहता है एम द्रव्यमान के गेंद किसी दृढ़ दीवार के नीचे ऐसे दोस्तों 60 डिग्री पे यहाँ पे आके टकराती है और वापस चली जाती है। आप एक बात देखें, ये गेंद दीवार से टकराई और वापस आई, तो मान के चलो जब गई तब वेलोसिटी डायरेक्शन कुछ और थी, आई तो डायरेक्शन कुछ और होगी। तो दोस्तों डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो गया, और मोमेंटम में जो चेंज होता है वही दोस्तों फोर्स होता है। हम सब जानते हैं F इक्वल टू dp बाई dt। तो इसमें अपन मोमेंटम चेंज की बात करेंगे। अब ये क्या है mv, ये एंगल थीटा, तो ध्यान दे बोर्ड पे, ये क्या है mv, तो ये क्या होगा mv कोस थीटा, और ये क्या है m माइनस वी कोस थीटा। ध्यान दे, ये एक्चुअल में इस v को प्लस माने तो ये v क्या होगा माइनस। तो एक्चुअल में डियर अपन जो पूरी बात जब भी करते हैं ना, तो डेल्टा, मैंने एक बहुत प्यारी बात कह रखी है आपको, इसको आप गांठ मान लो भाई, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके डियर, तो डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का मान है माइनस एम वी कोस थीटा। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि रेफरेंस में इसको प्लस मानूंगा मैं, फिर ये माइनस एम वी कोस थीटा। ओके डियर, अब एक्चुअली में डेल्टा पी का मान है माइनस 2mv कोस थीटा। आपको माइनस कैसे आया, तो माइनस ऐसे आया कि दोस्तों बॉडी जाके टकराई दीवार से, तो दीवार को मोमेंटम ट्रांसफर किया इसने, कण ने दीवार को संवेग स्थानांतरित किया। संवेग तुम जानते हो हमेशा संरक्षित रहता है, मोमेंटम दोस्तों आप जानते हो हमेशा सुरक्षित रहता है। टक्कर चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो, कोलिजन इलास्टिक हो चाहे नॉन इलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्वेट रहता है। तो पार्टिकल ने दीवार को मोमेंटम दिया, तो पार्टिकल के मोमेंट में कमी होगी और दीवार के मोमेंट में वृद्धि होगी। तो माइनस किसको बताता है, कमी को। तो अब इसको हटा देंगे अपने यहां कमी को, तो बता दिया कि साहब इतना गया। अब कहता है दीवार पे आरोपित गेंद द्वारा आवेग का मान क्या होगा, तो आवेग तुम जानते हो क्या होता है दोस्तों, डीपी इक्वल टू क्या होता है एफ डी टी। तो डीपी क्या है, संवेग परिवर्तन, और इसी को अपन जानते हैं दोस्तों आवेग कहते हैं, इतना तो हम सब पढ़ चुके हैं। तो आपके सामने तो दोस्तों डेल्टा पी इक्वल टू, माइनस को खत्म कर देंगे, माइनस का खत्म हो गया, कोस 60 की वैल्यू पुट कर दो। कोस 60 आप पूरी क्लास जानती है क्या होता है, 1/2 होता है। तो दोस्तों आंसर आपका क्या आ गया एमवी। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया फोर्थ, आपका आंसर आ गया दोस्तों इसका एमवी। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब आने वाले जो 3-4 क्वेश्चन हैं वो कोलिजन पे हैं, टक्कर पे हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी टक्कर की थ्योरी की बात करना चाहूंगा। देखो दोस्तों टक्कर की बात आती है तो टक्कर 2 प्रकार की होती है। एक टक्कर होती है वन डायमेंशन, एक रेखीय, और दूसरी होती है तिर्यक ऑब्लिक्यू। ठीक है, ये कौन है, ये एक विमीय टक्कर है, एक रेखीय टक्कर है, सीधी सी बात है, ये वन डायमेंशनल टक्कर है। इसमें टकराने से पहले और टकराने के बाद गेंदें एक ही रास्ते पे चलती हैं। ऑब्लिक्यू टक्कर में क्या होता है कि टकराने से पहले वो एक रास्ते पे होती है, टकराने के बाद इस तरह से वो अलग अलग हो जाती है। यानी टक्कर 2 प्रकार की है, एक विमीय और तिर्यक, वन डायमेंशनल और ऑब्लिक्यू। उसके बाद फिर इनके 2 पार्ट है, इलास्टिक और इनइलास्टिक, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। ठीक है डियर, तो मैं एक ही विमीय टक्कर पे पहले आपसे बात करता हूं। एक विमीय टक्कर, अच्छा प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या फर्क है, इलास्टिक और इनइलास्टिक क्या फर्क है। तो भैया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, नॉट एनर्जी, यहां बोलना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, संवेग और गतिज ऊर्जा, यदि बोथ आर कंजर्वेट, दोनों सुरक्षित हैं तो वो एक प्रत्यास्थ टक्कर है। और केवल संवेग संरक्षित है, केवल मोमेंटम कंजर्वेट है तो वो एक अप्रत्यास्थ टक्कर है। ठीक है डियर,
ये आपकी इसकी परिभाषा हो, ये सब कॉपी बुक्स में लिखा हुआ है। मैं आपको इस फॉर्मूले लेके आता हूं। यदि ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया ना, तो मैं दावे से कह सकता हूं एग्जाम में टक्कर आपको मात नहीं दे सकती। हाँ, अब ये कैसे आया वो डेरिवेशन तो पूरी साल टीचर क्लास में करा देते हैं। देखो दोस्तों, एक M1 मास है, M2 मास है, टक्कर से पहले वेलोसिटी U1 है, U2 है, इसका फिर टक्कर के बाद V1 V2 आपकी वेलोसिटी हो गई। तो दोस्तों टक्कर के बाद के वेग का फॉर्मूला कर लो आप, M1 माइनस E M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1, 1 प्लस E M2 U2 M1 प्लस M2, और V2 1 प्लस E M1 M1 प्लस M2 U1, M2 माइनस E M1 M1 प्लस M2 U2। ठीक है, मैंने E7 लगा दिया। E क्या होता है, ये रहा आपके सामने है। E क्या है, V2 माइनस V1 बटे U1 माइनस U2, यानी टक्कर के बाद का वेग अपॉन टक्कर से पहले का वेग। और E की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है, 1 के बराबर या छोटी होती है। दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी टक्कर, आप अच्छी तरह जानते हैं इस चीज को, यदि आपकी टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ है तो E का मान क्या होगा, 0, और टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ है तो E का मान क्या होगा, 1, यानी परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है डियर, तो E इक्वल टू 1, और परफेक्टली इलास्टिक है तो E इक्वल टू 0। बट परफेक्टली कोई नहीं होता तो ये 0 और 1 के बीच वेरी करता है। ये आपके सामने एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला। मैं फिर से कहता हूं, जिसको ये फॉर्मूला याद है वो कहीं भी मात नहीं खा सकता। अब देखो कन्वर्ट कर लो, माना कि टक्कर आपकी पूर्ण प्रत्यास्थ है तो E का मान क्या हो जाएगा, 1। तो 1 में क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई U1, ये 1 और 1 2, ये 2M2 बटे M1 प्लस M2, ये क्या हो जाएगा, वही 2M1 M2 प्लस M2, और ये M2 माइनस M1। ठीक है डियर, तो ये आपके सामने एक परफेक्ट फॉर्मूला है। फिर से कहता हूं, ये फॉर्मूला इस टॉपिक की जान है। एक ही वी में टक्कर जब होती है तो टक्कर से पहले U1 U2, टक्कर के बाद V1 V2, टक्कर के बाद का V1 V2 का फॉर्मूला आपको सामने रख दिया। E क्या है, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये संवेग संरक्षण से आता है, उसको भी आपको निकाल भी दूंगा मैं। और दोस्तों E का मान 0 कब होता है, तो टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ है। E का मान 1 कब होता है, जो टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से याद हो तो हम बहुत ढंग से इस चीज को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये एक कोलिजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला स्पष्ट कहता है, इसका बताओ, ये क्वेश्चन तो आप पढ़ते जाओ, लो मैं आपको बताऊं तरीका क्या है। ये एक कोई गुटका लटका हुआ है किसी रस्सी से, और इस पे मैंने फायर कर दिया, सीधी सी बात है। तो फायर किया तो गोली इसमें धसेगी, गोली धसेगी तो ये गुटका दोस्तों ऐसे ऊपर उठ जाएगा। क्लियर, तो देखो गोली चली, गोली गुटके में धसी, गुटका और गोली दोनों साथ साथ चल रहे हैं और यहां तक चली, और यहां जाते जाते गोली गुटके से बाहर निकल गई। बस ये क्वेश्चन है। और अगला कहता है कि बताओ गोली बाहर किस चाल से जाएगी, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है डियर, तो आप देखें ये कौन है, M1, ये मास कौन है, M2। अब यहां पर क्या है, ये गुटका कौन है, M2, और गोली वापस बाहर जा रही है, वो कौन जा रही है, M1। इसकी वेलोसिटी क्या है, U1, इसकी वेलोसिटी क्या है, V2, इसकी वेलोसिटी क्या है, V2, इसकी वेलोसिटी क्या है, V1। सिंपल सी बात होगी ना। अब आप जानते हो कि कोलिजन कोई भी हो चाहिए, मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्वेट। तो M1 U1 M2 U2 बराबर M1 V1 M2 V2। M1 क्या है डियर, 10 ग्राम। M1 क्या है, 10 ग्राम। अगला खुद कहता है गोली कितने ग्राम की है, 10 ग्राम की। तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3। U1 बोले तो 400 प्लस M2 कुछ भी हो, U2 क्या है, 0। ओके, अब आप देखो M1 किसका मास है डियर, गुटके का मास। M1 किसका मास है, गोली का मास है। तो गोली का मास कितना है, 10 ग्राम। ठीक है ना, तो 10 टू पावर -2, और ये वेग आपको निकालना है। प्लस M2 क्या है, M2 कौन है, गुटके का मास। गुटके का मास ऑलरेडी दोस्तों कितना है, यहां पर 2 kg है, तो गुटके का मास 2 kg कर दो। और गुटके की वेलोसिटी क्या है, V2 पता नहीं है, तो आपको V2 पता भी नहीं है, और V1 आपसे पूछा है, तो V2 क्या होगा, खुद देखो यार, यहां गुटका और गोली एक हो गए ना, तो गुटका और गोली एक होके यहां तक गुटका और गोली एक रहेंगे, तो यहां इसकी सारी एनर्जी कौन है, सीधी सी बात है, सारी एनर्जी कौन है, पोटेंशियल है। वो सारी यहां चेंज किसमें हो जाएगी भाई, काइनेटिक में, या काइनेटिक चेंज किसमें हो जाएगी, पोटेंशियल में। तो डियर आप खुद देखें, हाफ mv2 स्क्वायर इक्वल टू mgh।
तो आपके सामने सामने V2 का मान है √2GH। थोड़ा सा बात पकड़ने की है, गोली गुटके में धसी, तो आप देखो गुटका और गोली दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो ये वेलोसिटी, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद गोली गुटके से बाहर निकल गई। ठीक है डियर, तो यहां तक तो गोली और गुटके का द्रव्यमान आपका वेलोसिटी एक ही है। वो किससे आएगा, यहां जो एनर्जी थी, जैसे गोली धसी, हाफ mv² जो एनर्जी थी वो सारी वहां किस में कन्वर्ट होगी डियर, तो यहां जाते जाते mgh में, तो mgh और हाफ mv² एनर्जी ट्रांसफॉर्मेट का यहां एक रिश्ता आता है, तो V2 बराबर √2GH। अब बस √2GH इसकी वैल्यू पुट कर लो, G कितना है 10 मान लो, H कितना है, आप एक बार वापस क्वेश्चन में आए, S दोस्तों आप खुद देखें कितना उठता है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो गया दोस्तों 0.1, तो इसकी वैल्यू आ गई √2। बस इनकी वैल्यू दोस्तों मैं यहां पुट कर देता हूं आपके सामने, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 400 इक्वल टू 10 टू पावर 10 गुणा 10 टू पावर -3, और दोस्तों V1 मुझे निकालना है +2√2। बोलो ये है मूल बात। इसको मैं जो सॉल्यूशन करूंगा, इसकी दोस्तों जो मैं गुणा भाग करूंगा, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा 120 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में आए तो इसका आंसर आएगा 120 मीटर पर सेकंड। वो कौन है, वो दोस्तों आपका V1 है, यानी वो आपकी गोली का वेग है, और ये पूछा है बाहर निकलने पे गोली का वेग क्या होगा। ओके थैंक यू। हाँ तो डियर इस प्रश्न पे आता हूं मैं, ये वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी देर में समझाया भी था, मैंने ई लगा के समझा दिया था। अब मैं बिना ई से आपसे बात करूं तो एक्चुअल में यदि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ हो, तो टक्कर के बाद V1 का फॉर्मूला होता है m1 - m2 बटे m1 + m2 × U1 प्लस 2m2 बटे m1 + m2 × U2, और V2 होता 2m1 m1 + m2 U1 प्लस m2 - m1 अपॉन m1 + m2 × U2। ये एक मास्टर फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था मैंने, ये टक्कर पूर्ण इलास्टिक है तो आप इसे ई से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऊपर। अब आप जरा थोड़ा वापस आओ, अब यदि मैं एक लाइन बोलूंगा यहां पर, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल है। क्या उत्तर है इसका, कि जब दो समान द्रव्यमान की गेंदें पूर्ण 50 टक्कर करती हैं तो आफ्टर कोलिजन उन दोनों के वेग आपस में बदल जाते हैं। जैसे आप देखो यहां पर B का वेग -0.3 है, ये तो A का हो जाएगा, और जो A का 0.5 हो दोस्तों B का हो जाएगा। तो लो आंसर तो आ गया फर्स्ट, बट कैसे आया, आप खुद कह रहे हो कि M1 M2 बराबर है, तो यहां हो M1 M2 बराबर है, तो ये चीज क्या होगी आपकी 0 होगी ना, 0 होगी ना, और ये क्या 2m2 कैंसिल आउट हो गया, ये देखो V1 तो क्या बन गया दोस्तों V2 बन गया, U2 बन गया। इधर आओ तो आप चलो आगे, तो दोस्तों ये तो चीज क्या हो गई 0, ये तेरा क्या बन गया U1 बन गया। तो देखना V1 तो क्या बन गया U2, और V2 क्या बन गया V1। बस अब इसको गांठ बांध ले, आजा 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 आजा, ट्रिकी आजा। जब दो समान मास की बॉल पूर्ण इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो आफ्टर कोलिजन उन दोनों की वेग आपस में बदल जाते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन 54, मैं फिर से कह रहा हूं टोटल 360 क्वेश्चन है 2013 से 2019 तक। हम 1 से शुरू हुए थे भाई, 53 पार कर चुके, 54 पे आ गए हैं। आज मकसद है 8 अप्रैल है, आज हम शो करने के मूड में है। आपको आज जाने से रात को आप शो का अपलोड देंगे, चिंता मत करो। देखो दोस्तों, कहता है किसी पार्टिकल पे 4I + 3J न्यूटन बल लगाने पे वो इस बिंदु A से इस बिंदु B तक शिफ्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया में कार्य, अब यार क्वेश्चन है कोई भाई, ये यार क्या बताऊं, W = F.ds, बोल बिड़ो, F वेक्टर है, ds वेक्टर है, डॉट लगा दिया, ये स्केलर हो गया, बस दोनों का वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ हाँ, एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, ये अपना मास्टर फंडार है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये ध्यान रखना चीज का भाई, जब भी किसी चीज के पीछे डी लग गया उसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। आ जा डियर, एफ क्या भाई 4I कैप प्लस 3J कैप, फाइनल क्या डियर 4J प्लस 3K माइनस इनिशियल क्या होकर है माइनस माइनस प्लस माइनस 5J। ओके, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी आपके लिए, 4I कैप 3J कैप। दोस्तों आप देखें ये आपका 2I है, तो 2I कैप आपका यहां रहेगा, ये आपका 4J है, अपने K पे आ जाओ, ये 4J है, वो आपका 5J है, ये आपका -J आ गया,
प्लस दोस्तों आपका 3 के आ गया। आप जानते हो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। आई जे आपस में गुणा करो डॉट में, तो दोस्तों तो 4 को 2 से गुणा करो तो कितना हो गया डियर 8। अब 3 को जे से गुणा कर तो तेरे सामने कितना आ गया -3, के दोस्तों है ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया भैया अपना 5। तो मेरे हिसाब से इससे आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसमें मुद्दे की बात क्या है, डीएस हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके थैंक यू दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। ये मेडिकल के बच्चे ठीक क्वेश्चन मानता हूं मैं। देखो ध्यान दो, 1 ग्राम वर्षा की कोई बूंद है दोस्तों, ये कोई एक पानी की बूंद है, ये आप इसको आप ऐसे अर्थ बना लो। 1 ग्राम पानी की एक बूंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिरती है, बर्थ पे आ गई तो 50 मीटर पर सेकंड की चाल से यहां पे दोस्तों आके टकराती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ग्रेविटी फोर्स और वायु के प्रतिरोध बल के द्वारा किया गया कार्य बताओ। साफ कहता है कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, टेक जी कांस्टेंट विथ ए वैल्यू दिस द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स। देखो डियर, अगला साफ कहता ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, तो हम जानते हैं यहां से यहां तक आने में इसने जो mgh कन्वर्ट हुआ है वो इसका फोर्स वर्क हो जाएगा, तो उसको तो मैं सीधा से सीधा कहता हूं mgh। m बोले तो 1 ग्राम, 1 ग्राम बोले तो 10 टू पावर -3, g बोले तो 10, ठीक है डियर, h बोले तो 1 किलोमीटर, वो भी 10 टू पावर 3 आपस में कट गए, तो दोस्तों w की वैल्यू 10 आ गई। यानी ग्रेविटेशनल बल के द्वारा जो किया गया वर्क है वो तो दोस्तों 10 है, और ऐसा ऑब्जेक्ट इसमें एक ही है पहली बात तो, इसलिए दूसरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन नहीं, हम तो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको दोस्तों पूरा कराएंगे। तो अगले आप इसको देखें, तो अब अगला कौन कहता है कि वायु के रेजिस्टेंस के कारण इसको दोस्तों कितना वर्क होगा, तो हम जानते हैं हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, आप सब जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, W इक्वल टू डेल्टा के। तो W डेल्टा के क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल क्या है भाई 0, क्योंकि स्टार्ट कहां से होता है, अगला रेस्ट कंडीशन से, के फाइनल निकालनी है। और डब्ल्यू टी क्या है दोस्तों, तो डब्ल्यू यहां इसको टी कह दूं मैं, तो डब्ल्यू टी जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हो डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू आर इक्वल टू के फाइनल माइनस 0। यहां थोड़ा ध्यान चाहो क्लास का मैं दोस्तों, ये बोल यहां से यहां तक आई तो वायु, अगला वायु को मान रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है कि हवा को वो वायु का प्रतिरोध इग्नोर कर देता, बट यहां इसने इसको मानना है कि एयर के खिलाफ भी कुछ वर्क करना पड़ा है, तो दोनों वर्क टोटल हो गए, दोनों डेल्टा की का डिफरेंस होगा डब्ल्यू टी डेल्टा के। ओके डियर, तो डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू आर इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब आपके सामने है डब्ल्यू जी की तो क्या है 10 आ गई, डब्ल्यू आर आपको निकालना है, के फाइनल क्या है, तो आ जाओ डब्ल्यू जी कितना दोस्तों 10, डब्ल्यू आर आपको फाइंड आउट करना है, ये कितना है हाफ एम, एम कितना भाई तेरे सामने 10 टू पावर -3, और हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना भैया आप खुद देखें 50, तो 50 का मतलब क्या हुआ 50 गुणा 50, देख भैया इसको मिटा तो ये कितना बचा तेरा 25, ये देख W प्लस 10 प्लस डब्ल्यू आर इक्वल टू भाई इधर क्या हुआ तेरा 25 पंजो 125, इनको दोस्तों गुणा भाग करोगे तो ये आपका 10 है, और ये इधर आके माइनस होगा तो इसकी वैल्यू एक्चुअली तो -8.75 है, बट ऐसा ऑब्जेक्ट कोई नहीं है माइनस में, तो इस थर्ड को ही हमें सही मानना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों कंपटीशन तो ये कहता है कि सेकंड निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि आंसर आपका किससे आ गया 10 से आ गया, 10 दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें था ही नहीं। ओके थैंक यू। देखो दोस्तों, कोलिजन का जब भी क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले जैसे अगला कहता वैसे वैसे करते जाओ। अगला साहब कहता है कि m द्रव्यमान का एक गतिशील गुटका 4m द्रव्यमान के स्थिर गुटके से, स्थिर गुटके का मतलब u1 का मान तो दोस्तों ये आगे जाके देख क्वेश्चन v देगा, और ये तेरा u2 है, ये 0 है, इससे ये टकराता अगला खुद कहता है, और टक्कर के पश्चात हल्का गुटका तो आपका रुक जाता है, और जो दूसरा गुटका नो डाउट गति करेगा। तो v2 का मान अपने को पता नहीं है, एक तो v2 का मान निकालना है और उसके बाद आपको e का मान निकालना है। गोट इट, e का मान मैं जानता हूं, ये मुझे अच्छी तरह पता है, v का फॉर्मूला होता है दोस्तों आप जानते हो v2 माइनस u1 माइनस u2, तो मेरे पास v2 नहीं है, मुझे इसका v2 निकालना है। भाई साहब कुछ नहीं करना, आप तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखो, देखो एक झटके हो जाएगा। क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन का, आप पेज निकालना अगला,
मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला आप सब जानते हो, m1 u1 m2 v2 m1 v1 m2 v2। दोस्तों m1 बोले तो m, v1 बोले तो v, ये आपका क्या है 0। m1 कुछ भी हो, ये क्या हो गया 0, ये तेरा क्या है 4m, दिस इज v2। ओके डियर, तो तेरा फॉर्मूला क्या आया, mv इक्वल टू क्या है 4m v2। m कैंसिल आउट कर दे, v2 का मान क्या आया भाई v/4। मैं तेरे लिए इसको साफ कर लूं और देख, ये स्पष्ट हो गया। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है यार। और डियर v2 क्या है v/4, v1 क्या है 0, u1 क्या है v, ये तेरे 0, ये कैंसिल आउट। दोस्तों 1.4 भाई आंसर, क्वेश्चन निकालना भाई, क्वेश्चन निकालना, ये 0.25। क्या दिक्कत है, कोरिलेशन बहुत इजी होता है यार। ओके थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 57 देखा जाए तो ये लास्ट में, इसमें आपको दो वेक्टर का क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है डियर। लेकिन एक सुंदरता है इसमें, क्या सुंदरता है, ये कहता है कि द मोमेंट ऑफ द फोर्स दिस एट 20.-3 अबाउट द पॉइंट दिस इज गिवन बाई। दोस्तों एक्चुअल में ये इसमें इनिशियल पॉइंट मानना होगा और ये इसमें फाइनल पॉइंट मानना होगा, क्योंकि अगला इसके रेस्पेक्ट में हमसे मोमेंट पूछ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में हमसे अगला आघूर्ण पूछ रहा है। बस एक बात ध्यान देना। अब अपन आगे चलते हैं। तो टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आप इसको dr कह सकते हो। हकीकत देखा जाए तो r और f का एक क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें जो सुंदरता जो थी ना डियर, वो r की थी, वो था r फाइनल माइनस r इनिशियल क्रॉस f। तो आपके लिए कर दूं दोबारा से एक बार यहां। अब फाइनल कौन है इसमें, इसको मानना पड़ेगा फाइनल, ठीक है ना। ये इनिशियल है, वो मैं क्या फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो मैं सीधा लिखता हूं इसको, ये है आपका 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है डियर। और माइनस का साइन लगा लें इसके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2i कैप, ये तेरा क्या हो जाएगा प्लस 2j कैप, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2k कैप। इतना मैं समझ सकता हूं, सीधा कर सकता हूं मैं, और क्रॉस f करके छोड़ दूं एक बार, f को बाद में ले आता हूं आपके लिए मैं। अब दोस्तों टो इक्वल टू क्या हुआ, ये 2i 0 हो गया, j यहां 0 है, वहां क्या j 2j, ये माइनस 3k है तो ये माइनस k हो गया। अब दोस्तों इसको आपको f से मल्टीप्लाई करना है, और f क्या है 4i कैप प्लस 5j माइनस 6k कैप। ये पॉइंट आ गया। अब हकीकत देखा जाए तो इसका करना क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके मैं पूरा आपको करके दिखाता हूं डियर, ठीक है ना। तो मैं पूरा करता हूं, तो पेज निकाले आगे पूरा, आप इसको दोस्तों करके देख लो जी। आप जानते हो क्रॉस इस तरह क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा तरीका यही है। हो सकता है आप किसी बच्चे का दूसरा हो, 0 2 -1 4 5 और -6, ऐसे लोग लिख लेते हैं। जो उसका मल्टीप्लायर होता है उस मल्टीप्लायर को हम लोग दोस्तों ऐसे टेबल में लिख लेते हैं, और सबसे पहले मैं ऐसे आई कैप काम लेता हूं, तो आई को रोक के यूं आ चलता हूं मैं, तो -12, फिर एक माइनस का साइन होता है और ये प्लस, तो ये आपका बच गया माइनस साइन आई कैप। माइनस का साइन बाहर लगाता हूं जे वाले मामले में, और यू चलूंगा तो ये तो 0 हो गया, फिर एक माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये तेरा क्या हो गया प्लस जे कैप। अब तेरा के कैप में आ जा, बाहर साइन किसका रहेगा प्लस का, वो क्या है 0, ये क्या हो गया -8। तो डीएस का फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया -7 कैप -4j कैप -8k कैप। ये तो खैर बहुत सिंपल था। इसमें जो मुद्दे की बात है, वापस क्वेश्चन में आए दोस्तों, ये है कि किसके सापेक्ष आपको इस पॉइंट के सापेक्ष निकालना है। तो जिसके सापेक्ष निकालना है ये इनिशियल है, ये फाइनल है, बस। ओके थैंक यू। 2019 में आया है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ो। ए फोर्स F 20 + 10y(x) on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter, work done by this force to move the particle y0 to y1। दोस्तों कुछ नहीं कहता, अगला आपको कार्य निकालना है, बल दिया गया है, विस्थापन दिया गया है। चल वीडो W = F डॉट ds, यानी आप अपनी भाषा में कहो तो इसको दोस्तों F डॉट ds आप इनिशियल से फाइनल तक है, तो आप 0 से 1 तक समाकलन कर दो। लो जी, ये तो करना है यार, करना क्या है, आजा। तो W = 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करना है। F क्या है 20 + 10y, किसके सापेक्ष है डिफरेंशिएशन भी y के सापेक्ष। यहां में ds लिखा है, क्यों स्टडी ds होता, बट y तो y में कन्वर्ट कर दिया, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आजा भैया 20
20 का तो क्या होगा 20y, याद है ना, और 10y का क्या होगा रे 10y² बाई 2, कहां से कहां 0 से 1, अगला कह रहा भैया 0 से 1, थोड़ा और शॉर्ट कर लें, ये तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5, तो तेरा क्या बचा रहा है 20y प्लस 5y² कहां से कहां 0 से 1। अब जानता ना ऐसा स्टेप आने के बाद फिर होता अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो अपर वैल्यू क्या 1 है, तो 20 प्लस 5 और माइनस लोअर 0, तो 20 और 5 दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया 25 जूल। बताओ कहां दिक्कत है। थैंक यू। ओके डियर, ये कोलिजन की एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। मेरा अनुभव ये कहता है कि ये जब जब आइए इन्हीं डेटाओं के साथ आइए, इसका उत्तर हमेशा 8 बटन ही आता है। इसको आपको दोस्तों डेरिवेशन करना चाहो तो मैं डेरिवेशन कर सकता हूं, बाकी अपने आप में कॉन्सेप्ट है, सुन लो क्या है। ये कहता चाल u से गतिमान 4m द्रव्यमान का कोई कण A, बनाओ डायग्राम, कोई कण A है, u चाल से, मास इसका 4m है, विराम चाल A से गतिमान 4m द्रव्यमान का कोई कण पिंड A, विराम में स्थित 2m द्रव्यमान के कोई दूसरा पिंड B है जिसका मास 2m है। ठीक है डियर, इसकी वैल्यू u1 इक्वल टू u है और इसकी u2 वैल्यू 0 है। आमने सामने सीधे प्रत्यास्थ प्रकृति का संगठन करते हैं, तो संगठन के पश्चात संगठन करने वाले पिंड A की क्षयित ऊर्जा का मान क्या है, इसकी ऊर्जा में कितनी क्षति होगी दोस्तों। ये जब भी प्रश्न बनते हैं फिक्स है, डेल्टा K इक्वल टू K m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये एक सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है डियर, 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसको आप सेट कर दिमाग में अपने में, और बस अब तो आपका काम हो गया। तो 4m कितना है 4m, m कितना है 2m। ओके डियर, तो ये तेरा कितना 4 और 2 6, ये 6m², m² काट दे, ये 16 32, ये तेरा 32 बट्टा साफ लिख ले 32 बट्टे 36, ये आंसर क्या आ गया 8/9। तो मैं नहीं मानता कि इसका डेरिवेशन चक्कर हम लोग पढ़ें, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि दोस्तों यदि टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ हो और दूसरी बॉल रुकी हुई हो, दो शर्तें हैं इसकी, कोलिजन इलास्टिक हो, दूसरी गेंद रुकी हुई हो, तो इसको बोलते हैं एनर्जी का क्षय होना, यानी एक गेंद में एनर्जी क्षय हो गई तो इतनी एनर्जी क्या होगी दूसरी गेंद में ट्रांसफर हो जाएगी डियर। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 4m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके थैंक यू। इसी के साथ कोलिजन बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो गए, यानी हम लोग शुरू से लेके कोलिजन तक खत्म कर दिया। अब हम आते हैं टॉपिक है रोटेशनल मोशन। ओके डियर, अब हमारा अगला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों रोटेशनल मोशन हम शुरू करते हैं, इसमें 60 से लेके 77 यानी पिछले 13 से लेके 19 तक इस टॉपिक से 17 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोटेशनल मोशन क्वेश्चन अच्छा आते हैं एग्जाम में। आ जाओ जी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो, ये एक कोई रोड है, क्वेश्चन पढ़ो पूरा। ए रोड PQ of mass m length L is hinged at the point P. The road is kept horizontal by a master string to point Q. When string is cut, यहां से काट दें तो दोस्तों ये इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रोड। देखो सीधी सी बात है, ये रोड यहां किसी हुक में टंगी हुई है और यहां रस्सी से बंधी हुई है, जैसे काटोगे तो हुक के सापेक्ष दोस्तों ये ऐसे एक तरह से रोटेशनल मोशन कर देगी, ये तो बात रहेगी ना बस। और उस रोटेशनल मोशन का दोस्तों आपको प्रारंभिक कोणीय त्वरण निकालना है, आपको दोस्तों सीधी सी बात है इसका अल्फा निकालना है। अब जैसे ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, यहां दोस्तों मोमेंट के दो फॉर्मूले हैं, यहां बल आघूर्ण के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो आप जानते हो RF होता है और एक दोस्तों टो इक्वल टू I अल्फा होता है। बस इस टॉपिक में इन दोनों को बहुत बार मिक्स करना पड़ेगा आपको। ओके डियर, अब आप इस पे आओ, देखो यहां ये टंगी हुई है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इस पे एक फोर्स क्या लगेगा mg। टोटल डिस्टेंस क्या थी L, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों L/2। तो कॉमन सेंस के बाद सेंटर ऑफ मास के साथ सारा कार्य करना पड़ता है हमें। तो आ जाओ भैया, टो इक्वल टू R क्रॉस F। R बोले तो L/2, F बोले तो mg, ना R का मतलब कुल रेडियस नहीं आएगी यहां पर, R का मतलब हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर होगी सेंटर ऑफ मास से। ओके डियर, उसके बाद टो इक्वल टू क्या है I अल्फा। तो I दोस्तों आप जानते हो ये छड़ है, छड़ किसी किनारे के सापेक्ष गति कर रही है, याद करो किसी रोड के एज से पास जो अक्ष होती है उसके प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
एम एल स्क्वायर बाई 3, ये मैं मानता हूं आप सबको आता है। तो एम एल स्क्वायर बाई 3, तो यहां आप नोट कर लो, एम एल स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाई दोस्तों अल्फा। देख भाई, एम से एम को कैंसिल आउट कर दो, एल से एल कैंसिल आउट कर दो, ठीक है डियर। तो आपके सामने अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका अल्फा है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, आप इस 3 को ऊपर लेके जाएं, ये दोस्तों आपका 3g है, ये 2 नीचे ले आओ, 3g बाई 12, और ये लो आपको 3g बाई 12। 60 का आंसर नंबर दोस्तों 3 हो गया। ओके, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे अच्छे एग्जाम आते हैं, बट ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला कहता है किसी छोटी वस्तु का घनत्व एक समान है, तो एक एग्जाम की भाषाएं होती हैं यार। किसी वक्र समतल पे प्रारंभिक वेग v से उछलती हुई ऊपर की ओर लुढ़कती है दोस्तों, ये ऐसे है, देखो मैं बताऊं, ये ऐसे है, ये ऐसे इस पथ पे दोस्तों कोई ये बॉल जा रही है, तो बॉल यहां है, बॉल यहां है, ध्यान दो। यदि अपनी प्रारंभिक स्थिति से अधिकतम 3v स्क्वायर बाई 4g ऊंचाई तक जा सकती है तो वस्तु क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, ये वस्तु यहां से यहां रोल करते हुए जा रही है, तो यहां की एनर्जी इक्वल टू वहां की एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, बट एनर्जी ध्यान रखना, यहां पर यहां एनर्जी लीनियर भी है और रोटेशनल भी है, इसलिए डियर इसका फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। पेज खाली करें। ओके डियर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। अब मेरे पास आई वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं एक बात जानता हूं, आई का मास्टर फॉर्मूला होता है दोस्तों एम के स्क्वायर, क्लियर। और v इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। मैं इसमें आई और ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनता है। वो दोस्तों बताओ क्या बनता है, उसमें क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाता है और अंदर बचता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इतना मैं उम्मीद रखता हूं कि सीधा कर सकता हूं मैं। मेन बात थी एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई रिप्लेस बाई एम के स्क्वायर, ओमेगा रिप्लेस बाई वी बाई आर, इनको रिप्लेस करूंगा तो ये हाफ एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट इसमें बचेगा डियर। अब आप इसको देखें तो आप सॉल्यूशन करना है, आपको h चाहिए दोस्तों, m से कर दो, तो h इक्वल टू क्या आया, h इक्वल टू आया v स्क्वायर बाई 2 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन में आना, और एक स्पष्ट कहता है दोस्तों h की वैल्यू है 3v स्क्वायर बाई 4g। ओके हटाएं, 3v स्क्वायर बाई 4g, तो 3v स्क्वायर बाई 4g इसके इक्वल कर दो। देखो डियर, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, इससे आप ये 2 कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपके सामने, और निश्चित रूप से दोस्तों इसमें नीचे आपका एक g भी है, तो इस g से आपका ये g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 3/2, और दोस्तों ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2। याद रखो, यदि ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 आता तो ये रिंग होती, छल्ला होता। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 आ गया तो डिस्क हो गई। यदि यही के स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर 2/5 आता तो ठोस गोला हो जाता। यही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/3 आता तो खोखला गोला हो जाता। यहाँ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या आया है 1/2, ये क्या हो गया, डिस्क। तो दोस्तों इसका सेकेंड आंसर क्वेश्चन में फटाफट, इसका सेकेंड आंसर हो गया डियर। ठीक है भैया, ये लो आपका सेकेंड आंसर, इसका आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। ओके थैंक यू। हाँ तो डियर हम वापस अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, जहां भी वही कॉन्सेप्ट काम आएगा, एक टो इक्वल टू आर एफ और एक टो इक्वल टू आई अल्फा। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान सुनो बच्चों, आप रोटेशनल मोशन में इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन निकालोगे, टो इक्वल टू एक आर एफ होता है और एक टो इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो आपकी इस तरह की एक प्रॉब्लम एग्जाम की सही हो ही जाएगी। दोस्तों यदि 2013 से 2016 तक के सारे क्वेश्चन जो आपको मैं सोल्व कर रहा हूं, यदि ईमानदारी से आप निकाल गए तो मेरे गामा बैच के भी ऑलमोस्ट 200 से 300 बच्चे फिजिक्स का स्कोर 120-130 ला सकते हैं, जिनके शायद पूरी साल कोचिंग के किसी माइनर में 90 नंबर से ऊपर मार्क्स नहीं आए। ऐसा हुआ था 17-18 में, जो बच्चे लास्ट तक इस तरह की बातें मानते थे वो सिलेक्ट होते भी हैं, हुए भी हैं, आगे भी होंगे। बात शुरू करूं, ये प्रश्न दोस्तों बताऊं क्या है, इस प्रश्न भूल जाओ एक बार क्या है। आपने पतंग उड़ाया होगा ना, पतंग की चरखी होती है, गिरनी होती है, तो आप जानते हो चरखी, तो ये मानो इस चरखी दोनों स्टैंड मैंने यहां पकड़ रखे हैं और इस चरखी में धागा है और ये धागे के नीचे मैंने द्रव्यमान लगा दिया, तो आप देखो धागे के नीचे एक हिस्सा खुला होता है नीचे से, तो यहां उस पर मैंने एक द्रव्यमान बांध दिया, तो वो उसको खींचेगा तो चरखी ऐसी घूमेगी, बोलो हाँ या ना, ऐसे घूमेगी और आपकी चरखी खुलती जाएगी। तो कहता कि कितना द्रव्यमान माने,
इसके धागे के नीचे वाले सिरे पे कितना द्रव्यमान बांधे कि गिरनी क्या करे, हेरा 2 रिवोल्यूशन प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से चक्कर लगाए। ये प्रश्न की लैंग्वेज है। आजा भैया, ले मैं तेरे को बना दूं इसका डायग्राम। ये मान ले तेरी गिरनी है और ये हाथ में है, ये इसके धागा बंधा हुआ है और एक इस पे नीचे कोई अपन ने मास लगा दिया, तो ये दोस्तों आपका इसका नीचे की ओर है, तो ये आपका इसका टेंशन है, जो टेंशन इसको नीचे की ओर खींच रहा है। ये चीज क्लियर? ये तो पूछा जाता है, बस आ जाओ यार। तो टो इक्वल टू आर एफ और एक टो इक्वल टू आई अल्फा। आजा, एफ को यहां पर क्या करना पड़ेगा अपने को, टी। ओ भाई, बल बोल दे, तनाव बोल दे, क्या फर्क पड़ता है। और आर टी ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई अल्फा के इक्वल हो जाएगा। छोटा सॉल्यूशन है ये कर दो लो में। तो दोस्तों आर टी इक्वल टू आई अल्फा। ओके, आर का मान क्या है 0.5, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आई दोस्तों होगा हाफ एम आर स्क्वायर। और हाफ एम आर स्क्वायर क्यों भाई, आप तो कह रहे हो साहब ये तो एक सॉलिड सिलेंडर है। अरे भाई सॉलिड सिलेंडर तो ऐसे है, यहां से एक्स गुजर रही है, तो यहां जो बंदा खड़ा उसका दिखाई दे रहा है, डिस्क दिखाई दे रहा है उसको नया, बस डियर। और तेरा अल्फा जो है वो भाई दिया रिवोल्यूशन प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए इस 2 को तेरे को 2 पाई से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 0.5 टी हाफ एम आर स्क्वायर 2 क्रॉस 2 पाई। एम की वैल्यू कितनी है रे 50 केजी, आर की वैल्यू क्या है 0.5। अभी मैंने सारा कैलकुलेशन करके देखा है, इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों 157 आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो बात बताने वाली थी वो टो आर क्रॉस है, टो आई अल्फा इक्वल कर दो, और आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर है, और अल्फा की वैल्यू दोस्तों 2 नहीं है ना, यहां 2 मल्टीप्लाई 2 पाई है। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 63, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं नत तल पे पिंड की लोटनी गति, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखो ध्यान दो, इसमें 2 प्रकार की प्रॉब्लम है। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई दोस्तों बॉडी है, और ये बॉडी सीधी यहां पर आए यानी फिसलती, इसको बोलते हैं विदाउट रोलिंग स्लीपिंग। विदाउट रोलिंग स्लीपिंग, बिना लुढ़के फिसलना। तो यहां दोस्तों जो ए का फॉर्मूला होगा वो होगा जी साइन थीटा। अब ये कैसे आया, ये बात हम कल क्लास कर चुके हैं। और इसी लेवल पे यदि ये बॉडी ऐसे रोटेट करते करते दोस्तों यहां आएगी, इसको बोलते हैं विदाउट स्लीपिंग रोलिंग। तो इसका जो ए का फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनेगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका तो लंबा डेरिवेशन उससे करने पड़ना चाहता मैं, आपको याद करना होगा। देखो दोस्तों, ये सिंपल बात 1D की बात करें तो ए रिप्लेस बाय जी साइन थीटा, और यदि आप इसको बोलते हैं नत तल पे पिंड की लोटनी गति, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है? बस अब आप देखो अगला साफ कहता है किसी नत तल का आनंद कोण थीटा है, एम द्रव्यमान है, साफ कहता है प्रथम दशा में पूर्णतः लोटनी और सेकंड में दशा में दोस्तों पूर्णतः रेखीय गति करता है। इन दोनों के त्वरण का अनुपात बताओ। तो पहले कौन है, लोटनी गति, तो पहले क्या बनेगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका रोलिंग मोशन कह दो। दूसरा फिर आपका लीनियर मोशन है ए एल, वो क्या है जी साइन थीटा। इन दोनों को दोस्तों आप डिवाइड करो, ए रोलिंग अपॉन ए लीनियर, तो आपके सामने सामने है जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जी साइन थीटा है, तो ये 1 अपॉन जी साइन थीटा हो जाएगा, ये तेरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों रेशियो क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और क्या कहता है, बॉडी किस प्रकार की है, या आप देखो ठोस गोला। दोस्तों ठोस याद रखना पड़ेगा, याद है ना आपको, ठोस गोले का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होता है 2/5। तो बस 1 प्लस 1 2/5, ये दोस्तों 7/5 है, तो ये ऊपर जाके आपका हो जाएगा डियर 5/7, 5/7। दोस्तों 63 का आंसर क्या आ गया भैया, 1 नंबर। ओके, ये बेस्ट क्वेश्चन है भाई। फिर सुन लो, नत तल पे पिंड की लोटनी गति, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन
a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और सिंपली स्लिप हो क्या है तो 1D है, कहने की बात ही नहीं है। जो ए जी साइन थीटा से रिप्लेस हो जाता है, हम जानते हैं जैसे कोई इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल पे होता है तो वहां जी काम नहीं आता है, वहां जी रिप्लेस होता है जी साइन थीटा से, जिसकी बातें हम पिछले तीनों क्लासेज में कर चुके हैं। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, ये एक्चुअल में क्वेश्चन होते हैं तराजू वाले अपने, F बराबर टो बराबर R1 F1 बराबर R2 F2, ये साम्य अवस्था क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का, याद है ना, R1 F1 इक्वल टू R2 F2, उस पे करना होता है। अगला साहब कहता है एक छड़ का भार W है, ये रहा, ये A और B दो पॉइंट टिकी हुई है, क्षैतिज अवस्था में संतुलन में, यदि A तथा B के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, टोटल दूरी क्या है, D है। अब कहता छड़ का द्रव्यमान के अंदर A, ये द्रव्यमान के अंदर है ना, A से x दूरी पर है, ये दूरी आपकी क्या है, अक्ष है, तो A पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान बताओ। A पर आपको ना नॉर्मल रिएक्शन ऑफ A बताना, सीधी सी बात ये डियर। तो ये आप देखो टो एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू टो क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो W को तो दोस्तों किससे मल्टीप्लाई कर दो, D माइनस x से, और जो आपका NA है उसके से मल्टीप्लाई कर दो D से, बस। अब आपको क्या चाहिए इसमें, NA चाहिए, तो क्या आ गया WD माइनस x अपॉन D, WD माइनस x अपॉन D। दोस्तों इसका फर्स्ट आंसर हो गया आपके लिए, ठीक है। ओके, तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, ये जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मानते हैं। इसमें आपको पैरेलल समानांतर थ्योरम जो है, पैरेलल थ्योरम जो है बहुत काम आती है, थोड़ा सा इसको पूरा करते हैं, अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। देखो, 3 आइडेंटिकल स्पेयर सेल्स ईच ऑफ मास m रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन फिगर। कहने का मतलब साफ है कि 3 खोखले गोले हैं जो ऐसे रखे हुए हैं, इस x डैश के प्रति आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना। आप तो एक काम करो, बोलो ये 3 हो सकते हैं, ये 3 रिंग हो सकती हैं, ये 3 डिस्क हो सकती हैं, ये 3 खोखले गोले हो सकते हैं, ये 3 ठोस गोले हो सकते हैं, ये 4 प्रॉब्लम एक तरह से। आपको इस अक्ष के प्रति इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, इस प्रश्न में कौन है, खोखले गोले हैं, सबका मास क्या है, m है, सब रेडियस क्या है, r है। ओके, खाली बनाए भैया, आ जाओ डियर। देखो भाई, इस अक्ष के प्रति निकालना है, ठीक है। ये कौन, आपका खोखला गोला। आप जानते हो दोस्तों, खोखले गोले के केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष होती है उसके प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3 mr²। ओके, इस गोले को मैं 1 नंबर कह दूं, इस गोले को मैं 2 नंबर कह दूं, इस गोले को मैं 3 नंबर कह दूं, तो गोला नंबर 1 है, तो टोटल I जो होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। आजा जी, तो I1 क्या है, I1 सीधा है 2/3 mr²। तेरा I2 क्या है, I2 दोस्तों आपको समानांतर थ्योरम काम लेनी होगी। देखो ये लाइन है, इसके प्रति क्या है 2/3 mr², ये क्या बच गया mr²। आप जानते हो I इक्वल टू I नोट प्लस md² होता है, तो I नोट क्या हो गया 2/3 mr² प्लस mr²। जैसा 2 के लिए है वैसा 3 के लिए है, तो दोस्तों I2 और I3 दोनों के लिए सेम है, कितना है 2/3 mr² प्लस mr²। बस इन सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं, आ जाओ यार क्या दिक्कत है। तो आप देखो 2/3 mr² और ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 2/3 mr² प्लस mr²। ओके डियर, आगे तो कैलकुलेशन है। मुद्दे की बात देखो दोस्तों, ये एक खोखला गोला है, ये इसके किसके रेस्पेक्ट में है, डायमीटर रेस्पेक्ट में है, तो 2/3 mr²। अब इसका क्या लोगे, समानांतर थ्योरम में तो लोगे ना, तो याद है ना I इक्वल टू I नोट प्लस mr², तो 2/3 mr² प्लस mr²। जैसा ये है वैसा ये है, तो मैंने 1 को लेके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2/3 mr² प्लस दोस्तों 2 को बाहर रखो, आप अंदर आप इसमें 3 एलसीएम लो, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 mr² हो जाएगा। ये आपके सामने क्या आ गया 2 3 mr², ये 10 mr² बाई 3। दोस्तों 3 आप नीचे लोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 12 mr²। इसको काट दो तो आंसर क्या आया 4 mr²। क्वेश्चन निकालना भाई, तो इसका आंसर दोस्तों 4 mr²। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका आंसर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर फर्स्ट हो गया। ओके, थैंक यू दोस्तों। ये थोड़ा क्वेश्चन
मैं यूं इसमें मैथ काम आ रही है, तो ध्यान दो कि आप एक मतलब क्या क्वेश्चन है, एक रोटी है, समझ गए, एक बड़ी रोटी मान लो, एक ऐसी रोटी है, या तो उस रोटी में से जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, उसमें से एक छोटा टुकड़ा बिल्कुल r/2 रेडियस काट लिया। लेकिन इस प्रकार से काटा है कि वो जो टुकड़ा हम लोग इसमें से काट रहे हैं उसकी जो परिधि है, उसकी जो रिम है वो यहां टच कर रही है। तो कहता इस टुकड़े के काटने के बाद पीछे जो डिस्क बच गई उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। क्लियर? तो हमें सबसे पहले तो दोस्तों इस कटे हुए टुकड़े का मास निकालना है, रेडियस तो अगला खुद कह रहा, उसकी रेडियस तो क्या है r/2, हमें इसका मास निकालना है। तो आप सिंपल बात देखो दोस्तों, टोटल डिस्क कितनी थी रे, πr², तो मास कितना था m, यदि वो यूनिट होती तो मास कितना हो जाता m/πr²। अब जो डिस्क हम काट रहे हैं वो कितनी है, वो है πr/2 का स्क्वायर, तो इसका कितना मास होगा, तो दोस्तों m डैश का फॉर्मूला हो जाएगा m πr² मल्टीप्लाई πr² 4, r² पाई कट गए, इसका मास आ गया m/4। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एकांक द्रव्यमान का फॉर्मूला काम लिया है, यूनिट मास का फॉर्मूला काम लिया है, यूनिट मास को मैंने उससे πr² एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया r/2 स्क्वायर से, तो इसका मास आ गया m/4। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इस डिस्क का जो टुकड़ा हमने काटा है वो m/4 का है, उस रेडियस क्या है r/2 है। ओके, इसको साफ कर लेता हूं। अब ये कहता है तो बचा हुआ जो सीन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको इस अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है डियर, तो आपकी जो टोटल डिस्क है तो आपको जो आई, जो बचा हुआ आई जो है वो आई रेस्ट क्या होगा, आई टोटल माइनस आई कट, यूं कह सकते हैं अपन। एक बार आपके फिर लिख दूं मैं, आई जो रेस्ट आई जो अब बचा वो क्या कहेंगे, आई टोटल माइनस आई कट। तो आई टोटल तो क्या रहे mr²/2, बट आई कट क्या है, आई कट का मतलब इस डिस्क है, बट डिस्क कटने के बाद अपने आप में दोस्तों ये क्या हो गया, इस अक्ष के प्रति आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस अक्ष के प्रति कितना होता है 3/2 mr²। ओके, बस 3/2 m का मतलब m/4, r² का मतलब r²/4। बस डियर, इसको आप सोल्व कर लो, तो इतना किया है तो क्यों आर्स करें, पूरा कर लेते हैं यार। mr²/2 माइनस 3 mr²/32, तो mr²/2 माइनस 3 mr²/32, उसको गुणा भाग करोगे तो 16 3 13 mr²/32। ओके डियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। हाँ दोस्तों, पिछले 4-5 क्वेश्चनों से एक बात समझ में आ गई कि रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, नत तल पे पिंड की लौटने गति बार बार काम आ रही है। तो चलो इसको हम पूरा यार देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला जो है ना, A = G sin θ/1 + k²/r², कैसे आया उसकी बात कर लेते हैं डियर। ठीक है, आ जाओ भैया। ये आपका माना कि दोस्तों को इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट h है और यहां कोई एक बॉडी रखी हुई है, हमें नहीं पता बॉडी क्या है, और ये इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ हो s है, ये बिंदु B है, ये बिंदु दोस्तों आपका A है। अब आप जानते हो एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से आपको लगाना कि A पे एनर्जी और B पे एनर्जी इक्वल रहेगी। क्यों, आप किस में काम कर रहे हो, ग्रेविटी फील्ड में काम कर रहे हो, जो एनर्जी कंजर्वेट होती है। तो दोस्तों आप जानते हो A की एनर्जी है mgh, और इसकी एनर्जी दो जगह कन्वर्ट हो रही है, एक तो चलाने में, एक घुमाने में। ध्यान देना भाई, रोलिंग मोशन है तो रेखीय गति तो है ही है, तो लीनियर एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी दोनों काउंट होंगे, हाफ mv² + हाफ i ω²। ओके डियर, अब यहां थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दें आप। mgh = हाफ mv², दोस्तों m को मैं रिप्लेस करूंगा m k² से, ओमेगा रिप्लेस करूंगा मैं v²/r² से। तो mgh = हाफ mv², 1 + k²/r²। दोस्तों m से m कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये आपका gh, h क्या होगा तो निकाल दो यहां पे, व्हाट इज sin θ, h/s। तो h क्या हो गया, gs sin θ = v²/2, 1 + k²/r²। ठीक है डियर, तो gs sin θ = v²/2, 1 + k²/r²।
ठीक है डियर, यहां तक इसका एक स्टेप आ गया। अब आप इसमें वी स्क्वायर निकाल लो, चलो तो वी स्क्वायर क्या बना 2GS साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो बॉडी ए से बी तक आ रही है, लीनियर मोशन में जब दोस्तों आएगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। u क्या है 0, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 2as। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। जब लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट इक्वल हो गए दोस्तों, राइट पार्ट भी। तो 2as इक्वल टू 2GS साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों 2 से 2 टिका दो, s से s टिका दो, तो लो जी ये एक मास्टर फॉर्मूला बन गया, a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 अप बाई के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। याद करो जब इंक्लाइंड प्लेन पे एक a रिप्लेस किससे होता है, हमेशा g साइन थीटा से। यहां रोलिंग मोशन आ गया तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गया। अब यहां हमें इसको टाइम के साथ भी कन्वर्ट करना होगा, तो मैं इसको टाइम के साथ कन्वर्ट करूं तो दोस्तों आप एक इक्वेशन और ले लो, ये आपका a है। आ जाओ भैया क्या दिक्कत है, हम सब जानते हैं s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut तो आपको 0 है, आप जानते हो 2a कांस्टेंट है, s भी कांस्टेंट है, तो स्पष्ट है दोस्तों a आपका t इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है रे, रूट ए है। ए की वैल्यू ये है दोस्तों, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। लो जी, यानी जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा है उसका टी ज्यादा है। यानी यदि आप अलग अलग बॉडी यहां से छोड़ते हो अलग अलग प्रकार की, तो पहले कौन आएगी बाद में कौन आएगी, इस प्रकार के खूब आते हैं। अब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर याद कर लो, डिस्क का एक होता है, सॉरी रिंग का एक होता है, डिस्क का 1/2 होता है, ठोस गोले का 2/5 होता है, खोखले गोले का 2/3 होता है। याद है ना, एक रिंग एक डिस्क एक ठोस गोला एक साथ छोड़े जाएं एक इंक्लाइन प्लेन पे, तो सबसे पहले कौन आएगा जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दोस्तों सबसे कम है। वो सबसे कम किसका है, देखो रिंग का तो है 1, डिस्क का 1/2 यानी 0.5, ठोस गोले का 2/5 यानी 0.4, तो सबसे हो गया ठोस गोला। फिर कौन आएगी डिस्क, फिर कौन आएगी रिंग। बस अब इस प्रश्न में आते हैं, अब अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन स्पष्ट कहता है कि कोई डिस्क और कोई गोला जिसकी त्रिज्याएं समान है, सब द्रव्यमान भिन्न है। एक बात सुन लो, मास का कोई रोल नहीं है, एक समान इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़े तो बताओ तली पहले कौन आएगा। तो अभी बता दिया आपको मैंने दोस्तों, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। लो आप लिख लो यार, गोले का कितना है 2/5 यानी 0.4 है, और दोस्तों डिस्क का कितना होता है 1/2 0.5 है, तो कम कौन है 0.4, तो पहले कौन आएगा दोस्तों गोला आएगा। तो अगला साफ कहता है कि दोनों एक साथ पहुंचेंगे, इनके द्रव्यमान निर्भर करता है, या दोस्तों कहता है कि इन दोनों पिंडों में तली तक पहुंचने में तली पहले कौन पहुंचेगा, तो पहले कौन पहुंचेगा, तो पहले दोस्तों क्या पहुंची गोला पहुंचा, सॉरी गोले का मान 0.4 है, तो आंसर होगा दोस्तों 67 का 1 नंबर। ओके डियर, हाँ तो डियर अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला साफ कहता है कि द्रव्यमान m और त्रिज्या का r का ठोस गोला अपने व्यास डायमीटर के प्रति घूम रहा है, उसी द्रव्यमान तो उसी त्रिज्या का एक ठोस बेलन भी अपने ज्यामितीय अक्ष के प्रति घूर्णन कर रहा है। बेलन के घूर्णन की कोणीय चाल गोले से दुगनी है। देखो दोस्तों, पहले है ठोस, आपका ठोस की एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ध्यान दे क्लास, आई कितना होता है गोले का 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दूसरा दोस्तों कौन है सिलेंडर, तो सिलेंडर की भी क्या होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके डियर, अब आई क्या है, तो आई के लिए बाकायदा ठोस बेलन है भाई। ठोस बेलन दोस्तों हमेशा किसकी भांति काम करता है, डिस्क की भांति काम करता है, उसका क्या आएगा हाफ m r स्क्वायर। और अगला कहता है ओमेगा क्या है, उसका डबल है तो 2 ओमेगा का स्क्वायर। बस दोनों की एनर्जी का रेशियो निकाल दो, तो E स्पेयर अपॉन E सिलेंडर। आ जाओ जी, E स्पेयर क्या है भैया, वो लिखा आपके ले लो। देखो दोस्तों इनको कैंसिल आउट करेंगे तो आप देखो m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन
5 अपॉन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा वो 4 अपॉन एम आर स्क्वायर और 4 ओमेगा स्क्वायर। ओके डियर, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर काट दो, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर काट दो, 5 से 5 काट दो, 1:5 1:5 का मतलब दोस्तों 68 का हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करता, ये तो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल होते हैं भाई। ये तो जिस लड़के को फॉर्मूले याद है वो आराम से कर देता है। अब फॉर्मूले याद नहीं तो भैया पूरी साल कोचिंग में क्या करते हैं हम लोग, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। जो आदमी 8 घंटे मेहनत करता है, एक आदमी 1 घंटे पढ़ता है, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो भाई कौन पागल है मेहनत करेगा, कौन आदमी क्यों घरों में बैठेगा। दोस्तों अभी आप घरों में बैठे हो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना दोस्तों वो नॉर्मल घरों में रहते हैं पढ़े, तो जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं ना उनको पता लग रहा होगा घर में रहना कितना मुश्किल है। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा होता है घर से बाहर बहुत कम निकलता है, उसको तो ऑलरेडी उसका तो लॉकडाउन होता है, वो तो लॉकडाउन ही फॉलो करता है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। इस लॉकडाउन से पढ़ने वाले बच्चे को फायदा हुआ, वो तो चाहता है कि अनवांटेड मेरा समय जो वेस्ट था वो बच गया। तो इस लाइव इस वीडियो को जो देख रहे हैं बच्चों, पूरी जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, अब भी मौका है। मैं तो कहता हूं जो बच्चे थोड़े से लापरवाह थे, थोड़े नोटी थे, उनको मौका दिया ईश्वर ने कि अपना बेस्ट करें। कि नो डाउट जेई और मेन का एग्जाम महीने 15-20 दिन तो पोस्टपोन होना ही होना भाई इस साल का, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना, पोस्टपोन जो भी होगा कब होगा इस पर चर्चा नहीं करें, ये सरकार के हाथ में हमारे हाथ में नहीं है। ओके डियर, तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसको आपको सॉल्यूशन दे दिया। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 69 जो टोटली ही सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक हल्की छड़ है दोस्तों जिसकी लंबाई L है, इसके यहां कोई M मास है, यहां कोई दूसरा मान लो कि M2 मास है। अगला साफ कहता है इस छड़ के इस अक्ष के प्रति इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, तो दोस्तों सिंपल फॉर्मूला है I = म्यू आर स्क्वायर। और दोस्तों म्यू को बोलते हैं सम्मानित द्रव्यमान, म्यू का नाम होता है एक शब्द इंग्लिश में रिड्यूस्ड मास, और इसको हिंदी में कहते हैं सम्मानित द्रव्यमान। ठीक है डियर, तो रिड्यूस्ड मास निकाल लेते हैं। तो रिड्यूस्ड मास होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया m1 m2 m1 प्लस m2 और r क्या आएगा L स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया 4th। इसमें एक बात ध्यान देना भाई, टोटल लंबाई L है, आपके ऐसा मत कर देना कि छड़ के बीच से गुजर रही है तो इसको L/2 कर दे, नहीं भैया। जब सम्मानित द्रव्यमान जब रिड्यूस्ड मास आ जाता है तो ये काउंट नहीं होता है, उस सारे मास को एक जगह केंद्रित कर लिया जाता है। इसलिए प्लीज ध्यान देना, इस प्रकार की प्रॉब्लम में I = म्यू आर स्क्वायर है, R है या L है, वो दोनों मास के बीच की डिस्टेंस दी जाती है। इसलिए दोस्तों 69 का आंसर हो गया हमारा 4। ओके डियर, थैंक यू। ओके डियर, स्टार्ट करें। यह भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला साहब कहता है टू रोटेटिंग बॉडी A and B of masses m and 2m with moments of inertia IA and IB, IB IA से बड़ा है, have equal kinetic energy of rotation if LA LB2 be their angular moment respectively, then अगला साहब कहता है भाई LA और LB में संबंध क्या है। देखो सुनो दोस्तों, एक रिलेशन होता है, आप जानते हो, मैं स्टार्ट यहां से करता हूं, लो पूरी बात करूं। E = ½ mv स्क्वायर, m को ऊपर मल्टीप्लाई करें, m से नीचे मल्टीप्लाई करें। हाँ मैं पॉइंट पे आऊंगा, आप बोल मत एक बार m। तो डियर E = क्या हो जाएगा, ½ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। अब अपन जानते हैं P = क्या होता है mv, तो दोस्तों E = क्या हो गया P²/2m। थोड़ा सा सीधा कर दूं तो P की वैल्यू होती है √2me, हाँ या ना, ऐसा एक रिलेशन होता है जो आपको आना चाहिए। P = √2me। ओके मिटाऊं, अब आजा P = √2me। ये डेटा तो दोस्तों रेखीय गति के हैं, लिनियर मोमेंटम के। इसको लाऊं एंगुलर में तो P रिप्लेस किससे होता है, J से, बट यहां J नहीं, अगले ने L लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो P रिप्लेस कर दिया L से, M रिप्लेस होता है I से, E को दोस्तों E कह देते हैं, ये संबंध बन गया। अगला साफ कहता है मेरे यारो दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, √I है। और हिंदी में कहता है अगला भैया IB IA से बड़ा है, तो LB LA से बड़ा है। कहां प्रॉब्लम भाई, 70 का आंसर नंबर 2। ओके थैंक यू। हाँ भाई आ जाओ। अगला साहब कहता है खोखले सिलेंडर का द्रव्यमान 3 kg, त्रिज्या 40 है, इस पे एक डोरी लपेटी गई है, इस डोरी को 30 न्यूटन के बल के द्वारा खींचा जाए तो सिलेंडर का कोणीय त्वरण क्या है। भैया सिंपल बात, इस बार आपका ये खोखला है, खोखले का मतलब रिंग की तरह काम करे, सीधी सी बात है।
ठोस सिलेंडर डिस्क की तरह काम करता है, खोखला रिंग की तरह काम करता है। कब? जब इसके इस अक्ष के प्रति ये ऐसे रोल करे। ये वही है, पतंग उड़ान चरखी होती है ना, वही है। इस पे दोस्तों वही धागा बंधा हुआ है। अगला साहब कहता है इसको किसी एन से खींचा जा रहा है भैया, 30 एन से, 30 न्यूटन से इसको खींचा जा रहा है। इसका मास दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। आपको इसका कोणीय त्वरण निकालना है। दोस्तों जब जब इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं तो हमने कहा टो के दो ही फॉर्मूले हैं, एक टो है आर एफ और एक टो है दोस्तों आई अल्फा। बस कुछ नहीं करना डियर। आर एफ इक्वल टू क्या है? आई अल्फा। ओ बिडू आर क्या है? आर ढूंढ फटाफट ढूंढ। आर कितना भैया? 40 सेंटीमीटर पॉइंट 4। एफ कितना भैया? 30 न्यूटन। आजा। आई मैंने कहा खोखले का मतलब डिस्क हो, रिंग हो गई, और रिंग का आई होता है एम आर स्क्वायर। एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, एम आर स्क्वायर अल्फा। इसको दोस्तों आप 12 कह सकते हो। 12 इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है भैया? 3 kg। आर की वैल्यू क्या भैया? 0.4। तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, ये क्या है तेरा? अल्फा है डियर। ओके, बस आप इसको ऐसा करो, कैंसिल आउट कर दो। ये 4 हो गया, 4 को दोस्तों इससे कैंसिल आउट कर दो, ये 0.1 हो गया, ये 0.04 हो गया अल्फा। अल्फा इक्वल टू 1/0.04। 1/0.04 का मतलब 100/4। इसका दोस्तों आंसर आ गया 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बोलो कहां दिक्कत है भैया? 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इतना गुणा भाग से करना पड़ेगा ना। ओके, थैंक यू। ओके डियर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। दोस्तों इसमें बताऊं क्या क्वेश्चन है। एक डिस्क यहां घूम रही है, एक डिस्क यहां घूम रही है। इसका मोमेंट इनर्शिया आई है, ओमेगा 1 है। इसका आई है, ओमेगा 2 है। भाई साहब इन दोनों को एक साथ ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, तो इसका भी आई रहेगा, इसका भी आई रहेगा, वो तो चेंज होता ही नहीं है। रिजल्टेंट माना इसका ओमेगा हो गया। वो कहता इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितना हो। ये सही क्वेश्चन। ये एक डिस्क है आई ओमेगा 1, दूसरी आई ओमेगा 2, उनको जोड़ दिया किस शाफ्ट से, तो एक साथ घूमेंगी ना, तो एक साथ घूमेंगी तो ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 में रहेगा, और आई आप जानते हो इसका भी आई रहेगा, उसका भी आई रहेगा। अब दोस्तों हमें इसका एनर्जी लॉस निकालना है। उसके पहले हम सबसे पहले ओमेगा निकालेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी लॉस निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? घटना से पहले की गुणन गतिज ऊर्जा माइनस घटना के बाद की गुणन गतिज ऊर्जा। रोटेशनल एनर्जी बिफोर फिनोमिना माइनस रोटेशनल एनर्जी आफ्टर फिनोमिना। ठीक है डियर। तो रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा चाहिए। अब इसका ओमेगा कैसे निकालें? तो आप जानते हो दोस्तों, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा क्या होता है? कंजर्वेट। तो पेज निकाले आप भाई। हम इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से दोस्तों सोल्व करके है। तो आपके सामने है आई ओमेगा 1 आई ओमेगा 2 इक्वल टू आई ओमेगा, और दूसरे का भी आई ओमेगा, इट बिकम्स 2i ओमेगा। आई कैंसिल आउट है, तो दोस्तों ओमेगा आ गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। यानी मैं उसको ऐसे कह सकता हूं डियर कि ये मेरा क्वेश्चन ये है। इन दोनों को फिर मैंने किसी ऐसे कोई शाफ्ट से जोड़ दिया, पास पास ला दिया, तो ये बन गया पुत्र। ये आई ओमेगा 1 है, ये आई ओमेगा 2 है, ये आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 है, ये आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 है। इट क्लियर? अब मुझे कुछ नहीं करना है, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस करना है। इसकी ज्यादा एनर्जी है, उसकी कम एनर्जी है, तो आ जाओ भैया। तो तेरे सामने हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस निकाल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसका भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो पूरी बात कर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लूं तो तेरा क्या हो गया? आई ओमेगा स्क्वायर। अपन ऐसे कह सकते हैं ना, हाफ हाफ 1 हो गया। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें। अब तेरे सामने ओमेगा कितना है? ओमेगा दोस्तों यहां है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 का होल स्क्वायर। और दोस्तों इनको आप डिफरेंस करते हैं तो ये हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 का स्क्वायर। इसको दोस्तों जब सोल्व करेंगे, अभी पूरा सोल्व कर देखा हमने, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसका फर्स्ट आंसर आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा क्या था इसमें? रिजल्टेंट ओमेगा निकालना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 73। आपने एक बात गौर की, रोटेशनल मोशन से पहले
फ्रिक्शन वगैरह भी क्वेश्चन कई बार थोड़े टफ आते हैं। रोटेशनल मोशन एक पार्टिकल डायनेमिक्स का सेपरेट टॉपिक है और इसमें करीब करीब क्वेश्चन रिपीट से हो रहे हैं लैंग्वेज के, तो ये अच्छा टॉपिक है। किसी बच्चा तैयार नहीं भी है ना तो तैयार कर ले इसको। आप देख लो क्वेश्चन सेम है, ये कहता है ठोस गोला लोटनी गति कर रहा है, वही तल पे पिंड की लोटनी गति हो रही है। ये ले मेरे भाई ए, ये ले ए, ऐसे घूमते 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 यहां आ गया, कौन है? ठोस गोला है। उसकी एक तो है स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, दूसरी गुणन गतिज ऊर्जा, दोनों के अनुपात निकालने, तो अनुपात का निकालना है टोटल का टी फॉर स्थानांतरण, और दोस्तों टी प्लस आर का मतलब टोटल ऊर्जा। तो कहने का मतलब, आज मेरे साथ हो जाओ, स्थानांतरण ऊर्जा होगी हाफ एम वी स्क्वायर, दिमाग मत लगा, ओनली रोटेशनल पूछे तो हाफ एम वी स्क्वायर, और भैया दोनों पूछे तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बता भेजे में गई कि नहीं गई? ये स्थानांतरण गतिज ऊर्जा है, ये गुणन गतिज ऊर्जा है, और ये कुल गतिज ऊर्जा है। बस दिमाग क्यों लगा रहा है वीडू? ये क्या कह रहा है? के टी किसको बताया है? स्थानांतरण गतिज ऊर्जा कितनी होती है रे? हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन, टोटल कर दे यार, तो टोटल क्या हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये ले भाई काट दे इसको। अब ये तेरे सामने आ गया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या दिक्कत है यार? के स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर कौन है रे? ठोस गोला। इसका कितना होता है? 2/5, ये 7/5 ऊपर जाएगा दोस्तों, 5/7 आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल रे। इसका अर्थ पता क्या है? 5/7 का अर्थ है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई गोला, ठोस गोला रोलिंग मोशन करता है, यदि उसकी कुल ऊर्जा 7 जूल है, ढांचाओं क्लास का कुल ऊर्जा 7 है, तो उसका 5 हिस्सा तो कौन है? स्थानांतरण है, और 2 हिस्सा कौन है? गुणन है। एग्जाम में ये भी बहुत बार आया हुआ है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। थैंक यू। क्वेश्चन 74 नीड टू, दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन है, आप देखो थ्योरी थोड़ी टफ होती है फिजिक्स की। स्पष्ट कहता है कोई ठोस गोला मुक्त आकाश में अपने सममित अक्ष के प्रति मुक्त घूर्णन कर रहा है, इस गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या वृद्धि कर दी जाए तो गोले में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक स्थिति रहेगी? देखो दोस्तों, आपने इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया ना, तो याद रखो जब कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो याद करो 2 चीजें। फोर्स की बात करोगे तो आप कह दोगे dp बाई dt, और एंगुलर मोशन है तो टो इक्वल टू क्या कह दोगे? dg बाई dt। दोस्तों इन सभी चीजों में संवेग संरक्षण होता है, तो अगर साहब कहता कौन स्थिर रहेगी? स्पष्ट दोस्तों कोणीय संवेग स्थिर रहेगा। 74 का दोस्तों आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 75। अगला स्पष्ट कहता है 3 ऑब्जेक्ट्स, ए सॉलिड स्फीयर, बी सर्कुलर डिस्क, सी सर्कुलर रिंग, ईच हैव द सेम मास m एंड रेडियस r। यहां तक समझो, एक गोला है, एक डिस्क है, एक चकती है, तीनों के मास बराबर है और त्रिज्या बराबर है। दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड, वो सेम ओमेगा से दोस्तों चक्कर लगा रहे हैं। आपको भैया इनको रोकना है। एक गोला घूम रहा है, एक डिस्क घूम रही है, एक छल्ला घूम रहा है, तीनों के मास बराबर है, तीनों की रेडियस बराबर है। तो भाई साहब सीधी सी बात है कि आपको इनको पकड़ के रोकना है। तो अगला स्पष्ट कहता है कि बताओ यार ज्यादा कार्य कहां करना पड़ेगा? इतनी बात है ना, आजा डियर। तो अपन जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा के। डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, इसको बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। W इक्वल टू दोस्तों क्या होगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल आपका है 0, आप खुद कह रहे हो कि रोकना भाई। ओके डियर, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया? के इनिशियल। यहां जो माइनस इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, माइनस तो डिफरेंस है। तो W इक्वल टू दोस्तों क्या है? काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, मोमेंट कौन सा है? लीनियर नहीं है भैया, एंगुलर है। तो वो K इक्वल टू क्या होता है? हाफ I ओमेगा। ओ भाई ये ओमेगा W है। अब तू खुद कह रहा है कि सबको ओमेगा सेम है, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? I। तो जिसका I ज्यादा है उसका W ज्यादा है, सीधी सी बात है। अब आप सोचो M और R सेम है, तो ठोस का फॉर्मूला क्या है? लो पूरी बात कर लूं आपके लिए। ठोस का फॉर्मूला क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर। डिस्क क्या होता है? mr स्क्वायर बटे 2। रिंग का क्या होता है? mr स्क्वायर। तो mr सब बराबर हैं, तो ये वैल्यू क्या है रे? ये 0.4 है, ये 0.5 है और 1 है। तो जिसका दोस्तों जितना ज्यादा I है उतना ही W ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये, उससे कम ये, यानी CBA। दोस्तों चौथा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 76, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
रेखीय गति और गुणक के दोनों क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के। अगला साफ कहते हैं, एक तो मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ये 4 त्रिज्या 4 केजी नहीं है बेटा, ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। आप देखो इंग्लिश से लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना है। 4 तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 केजी द्रव्यमान का कोई ठोस बेलन अपने अक्ष के प्रति 3 आरएमपी, आरएमपी का मतलब राउंड पर मिनट, जो सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, कि दर से गुणन कर रहा है 2 पाई रिवोल्यूशन। ये ध्यान ना भाई, 2 पाई चक्कर काट दिए इसने, ऐसे 2 पाई चक्कर काटने के बाद इसको रोकना है, तो बताओ आवश्यक बला गुण क्या होगा। ठीक है डियर, आपको रोकना है इसको, तो सबसे पहले आप इक्वेशन पे आओ, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। कहां से आया है, अरे भूल गए क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी की ओमेगा आ जाएगा, यू की ओमेगा नोट आ जाएगा, ए रिप्लेस बाई अल्फा और एस प्लस बाई थीटा। अच्छा रोकना है तो 0 हो गया। ओके डियर, तो तेरे सामने अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। अच्छा इसमें तो कंफ्यूज मत हो, रोकने के बाद इस साइन अपने आप ही माइनस का रहेगा ना, रोक रहे हैं तो ये एक्सेशन नहीं है ना, रिटार्डेशन है, तो ऐसे कर लो इसको। ओके डियर, अब आ जाओ ओमेगा नोट क्या है, तो ओमेगा दोस्तों तुम जानते हो क्या होता है, 2 पाई एफ। हमें अगले दिन एफ दिया है, बट एफ क्या है, 3 आरपीएम है, यानी 1 मिनट में दोस्तों कितने हैं आप, 3 आरपीएम, 1 मिनट में 3 चक्कर हैं, तो 1 सेकंड में दोस्तों इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 1/20 रहेगी ना, तो ये दोस्तों आपका पाई/10 होगा। ये तो ध्यान होगा चीज का। ओके डियर, अब आ जाओ, तो जहां ओमेगा लिखा हुआ है वहां तो मैं क्या लिखूंगा, पाई स्क्वायर अपॉन 100। ओके डियर, अब तेरे सामने क्या है 2 और थीटा, थीटा कुल कितना चला, वो कहता 2 पाई साइकिल चला, एक साइकिल कितने का है 2 पाई का, बस ध्यान चीज का, तो यहां 2 पाई 2 बार आएगा जी, कंफ्यूज मत होना। थीटा कोणीय डिस्प्लेसमेंट है, वो कहता 2 पाई चक्कर लगाए, एक चक्कर कितने का होता है 2 पाई का, तो 2 पाई चक्कर कितने हो गए 2 पाई गुना 2 पाई। दोस्तों इस पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तेरे सामने अल्फा की वैल्यू 1 बाई दोस्तों 800 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये इस सिस्टम का अल्फा आ गया। बस आपको क्या निकालना है भैया, अगला स्पष्ट कहता है आपको इसका दोस्तों बलागुण निकालना है। बस तो टो इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है, स्पष्ट है, ठोस बेलन, ठोस बेलन का मतलब होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई अल्फा। ठीक है डियर, बस इन वैल्यू पुट कर देते हैं, लो भी थोड़ा सा गुना भाग आपके सामने कर लेते हैं ताकि आपको लगे बात आराम से हो रही है। आजा, एम बोले तो 2 kg, आर बोले तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब है 4 स्क्वायर है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू -2 आएगा, 2 बार आ गया। ठीक है डियर, और ये तेरा 2 है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा दोस्तों 1/800 था, तो ऊपर चला जाएगा 1/800 ले लो जी, ये 1/800 हो गया। अब देखो डियर ये 4 और 4 ये कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर चल 2 मल्टीप्लाई ये आपका 100 है, वो 4 है, 6 है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर हो गया 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, 76 का दोस्तों आंसर हो गया थर्ड। बिल्कुल सही है। ओके थैंक यू। 27 और आज 8 अप्रैल की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। हमने आपसे 100 का वादा किया था, लेकिन फिर वीडियो को अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, तो आज रोटेशनल मोशन तो रोक देते हैं। उसके बाद कल हम दोस्तों 9 अप्रैल को आपसे डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल से अगले पॉइंट्स पे। ठीक है डियर, आ जाओ। 100 kg और 2 मीटर की कोई चकती किसी क्षैतिज फर्श पे लुढ़क रही है, क्षैतिज फर्श पे, ये क्षैतिज फर्श है, इस पे से लुढ़क रही है भैया, लुढ़कने दे। इसकी 37 केंद्र की चाल यानी इसके सेंटर ऑफ मास की चाल 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसे रोकने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता है? दोस्तों रोकने की जब बात आती है तो आप एक ही फॉर्मूला, कार्य रोकने की बात आ जाती है तो W बराबर के फाइनल माइनस के, इन्हें रोकना है तो 0 हो जाता। कुछ नहीं करना मेरे यारो, केवल इसकी इनिशियल गतिज ऊर्जा की वैल्यू है वो निकाल लो, वही भाई मेरे इसकी क्या हो जाएगी, कार्य हो जाएगा। लेकिन ये देखो आप ध्यान से पढ़ना इस बात को, ये डियर क्षैतिज तल पे लुढ़क रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं है भाई, ये गलती कर रहे हैं अपन। इसकी एनर्जी है हाफ
mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ध्यान दे, ये लिखने में गलती हो गई, गलती नहीं हुई, ये लिखा गया था कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि भैया ये गुणनगत, रेखीय गुणनगत चल भी रही है, घूम भी रही है, बस। तो हाफ mv स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर, आप इनकी वैल्यू पुट कर लो यारो, सीधे से आंसर आ जाएगा। तो W इक्वल टू दोस्तों हाफ m की वैल्यू कितनी है भाई 100, v की वैल्यू क्या है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, 0.2 का दो इसको, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, ओके डियर। और कोष्टक में 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, चकती है, चकती डिस्क होती है, इसका हाफ होता है, तो हाफ दोस्तों के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मान 1/2 होता है, तो ये तेरे सामने हो जाएगा 3/2, ठीक है डियर। अब ऐसा करो, ये 2 पॉइंट जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैसे, उसका आंसर आ गया दोस्तों 3, आई थिंक 3 जूल, ओके थैंक यू। तो ये आपका आज रोटेशनल मोशन तक के क्वेश्चन हो गए, आपने गौर किया होगा। अब रुको 1 मिनट सब लोग, आज हमने रोटेशनल मोशन पे क्वेश्चन लिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट हुए थे, आज देखो 60 क्वेश्चन था रोटेशनल मोशन का और 77 तक है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 17 क्वेश्चन दिए रोटेशनल मोशन पे। लेकिन देखो मुश्किल से 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें बार बार काम आए हैं। और भाई मैंने कोई क्वेश्चन मेरी पसंद से नहीं कराए हैं, मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं जो 2013 से 2016 तक नीट के एग्जाम में आए हैं। तो भाई जो पिछले 6-7 साल में आए हैं ना, वही प्रभु इस साल आएंगे। आपकी नीट अलग से नहीं होनी है, क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो एक बार सारे करें, इनको देखें, और मैंने कुछ हद तक डिस्कस भी किया है, बात खोजने की भी की है। तो ये अच्छे खासे क्वेश्चन आज हमने किए। हमने आज स्टार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 50 से और पहुंच गए हम लोग 77 तक। आज हमने 28-29 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, कुछ थोड़ी रिपीटी है। आज 8 अप्रैल 2020 है, कल दोस्तों फिर मिलते हैं 9 अप्रैल 2020 को। प्लीज घर पे रहें क्योंकि कोरोना का पंगा चल रहा है, आज चल रहा है कोरोना, 2-4 साल बाद कुछ देखा है वीडियो का तो कहे घर पे क्यों रहे जी। दोस्तों इस समय विश्व है कोरोना से पीड़ित है, इसलिए बात बोल रहा हूं। ओके डियर, शाम को 6:30 बजे मैं लाइव आता हूं, तो आपसे अपील है कि आप 6:30 CLC सीकर के पेज पे लाइव आए, उसको शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करवाएं। और दोस्तों और को सुझाव विचार हो तो मेरा मोबाइल नंबर 99 लिख देता हूं लोग, मेरा मोबाइल नंबर 9928738888। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप कोई और आवश्यकता मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आपको अन्य किस सब्जेक्ट की बात पूछनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं टीम को दे दूंगा, हम आपका उत्तर देंगे। अतिशीघ्र ही हम लोग जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के भी नीट के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन लेके आपके बीच आ रहे हैं। थैंक यू, जय श्री।